गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं दीप्ति में आपकी यूनिट 1 पेपर 4 की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। एमए सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है। कल मैंने कपाल की हड्डियों के बारे, जो सर की हड्डियाँ होती हैं उसके बारे में बताया था, और आज है वक्ष की हड्डी यानी छाती की हड्डियाँ, रीढ़ की हड्डियाँ, हाथ पैर की हड्डियाँ कितनी होती है, क्या कार्य करती हैं, कितने तरह की होती हैं, कितनी गिनती में कितनी होती हैं, ये सब के बारे में बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मानव कंकाल तंत्र के अंदर आता है अस्थि तंत्र। चाहे कंकाल तंत्र कहो या अस्थि तंत्र कहो, एक ही बात होती है। तो वक्ष की हड्डियाँ बहुत ही, एक पिंजड़ा होता है। वक्ष की जो हड्डियाँ होती हैं वो अंदर जब हम देखते हैं तो हड्डियों का एक पूरा पिंजड़ा होता है, जाल जैसा होता है। ये जो जाल होता है एक कवर यानी खोल की तरह बना होता है, ठीक है। उसमें इस खोल में, खोल रूपी पिंजड़े में क्या होता है, दिल और फेफड़े, यकृत, गुर्दा, प्लीहा, ये सभी आवश्यक यंत्र रूपी भाग होते हैं, शरीर के अंग होते हैं। इन सभी की रक्षा करने के लिए ये वक्ष का पिंजड़ा रूपी खोल बनाया जाता है। मतलब प्रकृति ने इस तरह की संरचना की है कि वक्ष के पिंजड़े रूपी खोल के अंदर दिल, फेफड़े, यकृत, प्लीहा, गुर्दा, ये सभी अंग रखे हैं ताकि इनकी रक्षा हो सके। पिछले भाग में रीढ़ की 12 हड्डियाँ होती हैं, पसलियाँ होती हैं, और वक्ष की जो हड्डी होती है, छाती की हड्डी का एक को स्टर्नम भी कहते हैं। छाती की एक हड्डी होती है उसको स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। जो पसलियों का पिंजरा होता है, वक्ष के अंदर जो पिंजरा किसका होता है, जो पसलियाँ होती हैं उसका पिंजरा बनाया होता है। तो ये सामने से तो चौड़ा होता है लेकिन पीछे की तरफ बिल्कुल चिपटा होता है। पसली बीच में एक खाली जगह होती है जो कि मांस से ढकी होती है। अब ये जो छाती का पिंजरा होता है इसके एकदम नीचे की तरफ मांसपेशियों का बना हुआ एक गोल पर्दा लगा होता है, जिसे कहते हैं वक्षोदर पेशी। किसे कहते हैं? वक्षोदर पेशी, यानी कि एक पेशी होती है, मांसपेशी का एक रूप होता है और उसे कहते हैं, ये गोल आकार की होती है, इसे वक्षोदर पेशी कहते हैं। जब हम कोई भी व्यक्ति हम सांस लेते हो, आप ध्यान देना उसको, जब आप सांस लोगे तो क्या होता है, पिंजड़ा, वक्ष के ऊपर जो पिंजड़ा, वक्ष के अंदर जो पिंजड़ा होता है, पसलियों का पिंजड़ा होता है, वो सांस लेने से फैल जाता है, और जब सांस छोड़ी जाती है तो बिल्कुल सिमट जाता है, अपने स्थान पर आ जाता है, यानी कि अपने पुराने रूप में आ जाता है। और जब सांस लेने लगते हैं या सांस ली जाती है, कोई व्यक्ति सांस लेता है तो वक्ष उठा हुआ इसीलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि जो पसलियों का पिंजड़ा होता है वो फूलता है, ठीक है, अपने स्थान से फूल जाता है, ऊंचाई पे चला जाता है, इसलिए हमें वो बाहर से भी उसको अनुभव होता है, अंदर से भी हमें अनुभव होता है कि हाँ, हमारा जो छाती है फैल रही है। वो छाती नहीं फैलती, वो पसलियों का जो पिंजड़ा होता है, पसलियाँ फैलती हैं, इसलिए हमें बाहर से भी उभरा हुआ दिखाई पड़ता है। या आप खुद भी अपना फील करना, जब आप सांस लोगे, अकेले में बैठे होगे सांस लेना, तो देखना कि जब आप अनुलोम विलोम या कपालभाति, स्पेशली जब कपालभाति करते हैं तो यही चीज़ देखी जाती है। क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो हमारा शरीर, हमारे जो वक्ष भाग होता है वो ऊपर की, सामने की तरफ इसीलिए उठता है, ऊपर की तरफ उठता है क्योंकि पसलियाँ रूपी पिंजरा जो फैल जाता है। अब पसलियाँ क्या होती हैं, एकदम चिपटी हड्डियाँ होती हैं जो रीढ़ की हड्डियों के से जुड़ी होती हैं सीधे। 24 पसलियाँ होती हैं, 12 एक तरफ होती हैं, 12 दूसरी तरफ होती हैं। 7 असली और 5 नकली, मतलब 7 जो है वो काम करती हैं और 5 का कोई काम नहीं होता, इसलिए नकली पसलियाँ कहते हैं। 7 जोड़े जो असली पसलियों के होते हैं वो स्टर्नम के दोनों तरफ लगे होते हैं, ये मुलायम हड्डियाँ होती हैं, और दूसरी तरफ वाली जो 5 पसलियाँ होती हैं वो मांसपेशी और झिल्ली द्वारा जुड़ी होती हैं। अब इनके बीच में जो खाली स्थान होता है उसमें एक अलग तरीके की विशेष प्रकार की पेशी जुड़ी होती है, उसके अंदर पाई जाती है, जिसपे इंटरकोस्टल पेशी
कहते हैं। सांस लेते समय ये पसलियाँ अपने यही पसलियाँ उठती हैं अपने लचीलेपन यानी कि अपने की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। ठीक है, फ्लेक्सिबल है तभी तो जब सांस ली जाती है तो ये ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, और जब सांस हम छोड़ते हैं तो ये बिल्कुल अपनी जगह वापस अपने रूप में आ जाती है, अपने स्थान पर चली जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं। स्टर्नम कहते हैं वक्ष की हड्डी को, ये मैंने मार्क भी किया है स्टर्नम, देखिए स्टर्नम वक्ष की हड्डी को कहते हैं, यानी छाती में जो हड्डी पाई जाती है उसको ये 6 से 7 इंच लंबी होती है, स्टर्नम कहते हैं। जो वक्ष की हड्डी यानी छाती की हड्डी को स्टर्नम कहते हैं। 6 से 7 इंच लंबी होती है, ऊपरी भाग इसका चौड़ा होता है और निचला भाग यानी नीचे का भाग पतला होता जाता है। ठीक है, इसके ऊपरी भाग में यानी वक्ष के ऊपरी भाग में हंसली की हड्डियाँ जुड़ी होती हैं। ये हड्डियाँ हाथ से भी बाँह से भी जुड़ी होती हैं। अब रीढ़ की हड्डियों में क्या होते हैं, जब पुरुषों को देखा जाए, पुरुषों के शरीर में 29 इंच लंबी और स्त्रियों के शरीर में 24 इंच लंबी ये 33 हड्डियाँ पाई जाती हैं। यानी कि पुरुषों के शरीर में जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है और स्त्रियों के शरीर में चौड़ाई कम होती है, लंबाई चौड़ाई कम होती है, 24 इंच ही होती है और पुरुषों में 29 इंच होती है। 3 जगह से ये टेढ़ी होती हैं, जिसके हिसाब से 4 अलग अलग भाग बनते हैं। एक कमर वाला भाग होता है, ग्रीवा का भाग होता है, वक्ष की कोशिकाएं पाई जाती हैं, छाती की, जिसे वक्ष में ही वक्ष के 2 भाग होते हैं, कंठ और छाती, फिर पूंछ वाला भाग, फिर त्रिकोणीय हड्डी का प्रदेश, उसकी कशेरुकाएं जो पाई जाती हैं, ये सब रीढ़ की हड्डियों के भाग होते हैं। ये शरीर में अलग तरीके की लचक पैदा करती हैं। जब मनुष्य का शरीर जब ये बचपन में जब छोटा होता है, बच्चा जब होता है, तब ये हड्डियाँ अलग अलग होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है और उसका उम्र बढ़ती है तब ये हड्डियाँ बिल्कुल एक साथ आपस में जुड़ जाती हैं। रीढ़ की जो अलग अलग हड्डी होती है उसको कशेरुक दंड यानी कशेरुकाएँ कहते हैं। रीढ़ बनाने वाली जितनी भी हड्डियाँ होती हैं उसको अलग अलग क्या कहते हैं, कशेरुक दंड, और एक साथ जोड़ के उनको कहते हैं रीढ़ की हड्डी। हर एक कशेरुक दंड से मिलकर बहुत सारी कशेरुकाएँ यानी कशेरुक दंड मिलकर रीढ़ की हड्डी बनाती हैं। अब इनकी जो रचना होती है गोलाकार होती है और बीच में ऐसा लगता है जैसे छेद होने की वजह से बिल्कुल अंगूठी जैसी दिखाई देती हैं। इनमें गद्दियाँ लगी होती हैं जिससे कि इनको उछलने कूदने में आसानी होती है। अगर ये बिल्कुल स्थिर हो जाएंगी तो क्या होगा, शरीर काम करने लायक नहीं रहेगा। उछलने कूदने की वजह से इनमें क्या होता है, थोड़ा सा कभी कभी अगर ये गद्दियों के बीच में जो रेशेदार पदार्थ होता है वो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चोट लग गई या कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो ये रेशेदार पदार्थ ही इन हड्डियों के मुलायम होने की वजह होता है, और इस रेशेदार पदार्थ के कम या ना होने की वजह से हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें दिक्कत होती है, लगातार दर्द रहने लगता है। एक कशेरुक दंड यानी कि रीढ़ की हड्डी को जब अलग अलग कहते हैं तो कशेरुक दंड कहते हैं। एक कशेरुक दंड को दूसरे कशेरुक दंड पर इस तरह से रखा जाता है, इस तरह से रखी हुई होती हैं कि उनके बीच में से ऐसा नली जैसी दिखाई देती है। इस नली में से क्या होता है, जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, सुषुम्ना नाड़ी खोपड़ी से निकल कर कटी कशेरुक दंड के सामने तक पहुँचती है। कटी कशेरुक मतलब जो कमर की कशेरुकाएँ होती हैं वहाँ तक पहुँचती है। ठीक है, फिर कूल्हा, कूल्हे में 3 हड्डियों का जोड़ होता है। 3 हड्डियाँ जब मिलती हैं तो कूल्हा बनता है। एक तिकोनी हड्डियाँ जो होती हैं इनमें से 2 बहुत बड़ी और सुदृढ़ होती हैं और एक बिल्कुल कटोरे जैसी हड्डियों का खोल यानी कि ऊपरी आवरण होता है। खोल मिलने की ऊपरी आवरण, जिसमें इस आवरण में क्या होता है, मूत्राशय, मलाशय और गर्भाशय तीनों अंग सुरक्षित रहते हैं। अगर ये खोल यानी कि आवरण ना हो तो ये अंग सुरक्षित ना रहे, इनमें चोट चपेट कभी भी लग सकती है। और कूल्हा क्या करता है, पूरी रीढ़ की हड्डी का बोझ कूल्हा ही उठाता है, और कूल्हे की जो हड्डी होती है उसका बोझ कौन उठाता है, पैर की हड्डियाँ।
ٹھیک ہے. پھر ہے پیر کی ہڈیاں. پیر کی ہاتھ اور پیر کی ہڈیاں. ہاتھ اور پیر کی ہڈیاں دو ہاتھ کی ہڈیاں ہوتی ہیں، دو پیر کی ہڈیاں ہوتی ہیں. مطلب کہ ان میں 4 حصے الگ الگ پائے جاتے ہیں. یہ شریر کے ڈھانچے کو بنانے میں بہت ہی مہتوپورن یوگدان دیتے ہیں. پیر جو ہوتا ہے، پیر کی ہڈیاں چلنے پھرنے کے لیے اور ہاتھ کی ہڈیاں باقی کام کرنے کے لیے ہوتی ہیں، جیسے کھانا پینا، کپڑے دھونا. یہ سبھی کام کس سے ہوتے ہیں؟ ہاتھ کی ہڈیوں سے ہوتے ہیں. اور ان جو ہاتھوں کی ہڈیوں یعنی باہر کی ہڈیوں کو بہت ہی مضبوطی پردان کرنے کے لیے چھاتی کی ہڈی، ہنسلی اور پنکھڑی کو اچھے سے جوڑا جاتا ہے، تاکہ یہ ہل ڈل بھی سکیں اور بہت بھاری بھاری چیزیں بھی اٹھا پائیں. اب جو استھی پنجر یعنی پورا جو اسکیلیٹل سسٹم، استھی تنتر، کنکال تنتر جسے کہتے ہیں، استھی پنجر یا کنکال تنتر، یہ کیا کام کرتے ہیں؟ اس کا کاریہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ بچوں یہ 2 بار ہو گیا ہے، آپ لوگ غلطی سے آپ دیکھ لینا، ایک ہی بار لکھنا ہے، 2 بار نہیں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. استھی پنجر کے کاریہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ سبھی انگوں کو ایک جیسے ایک استھان میں رکھتا ہے. اگر استھیاں نہیں ہوں گی، استھی تنتر نہیں ہوگا، کنکال تنتر نہیں ہوگا، تو شریر پورا است ویست رہے گا. یعنی کہ بالکل ماس کا لوچنا ہوگا، وہ ٹکے گا ہی نہیں، نہ کوئی کام کرنے لائق ہوگا. یہ ایک شریر کو آکار دیتی ہیں. رکت کوشیکاؤں کی سنرچنا بھی انہی کے دوارا ہوتی ہے. انگوں میں گتی پیدا ہوتی ہے، شریر کو ایک دم سیدھا رکھتی ہیں اور سرکشا پردان کرتی ہیں. شریر کے اندر کے آنترک انگوں کو سرکشا پردان کرتی ہیں. تو جو شریر کا ڈھانچہ یعنی استھی کنکال تنتر ہوتا ہے، ایک سموہ ہوتا ہے جس کے آدھار پر اس شریر کی سنرچنا سمبھو ہو پاتی ہے. کہیں کومل ہڈیاں بھی ہوتی ہیں جسے ہم کارٹلیج کہتے ہیں، اور جو سخت ہڈیاں ہوتی ہیں اس کو استھی تنتر کہتے ہیں، استھیاں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہڈیاں کہتے ہیں، استھیاں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. سمجھ میں آئے تو پھر بتا دینا، اور اس ویڈیو کو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں. اور جس نے بھی اس ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا، یہ MA سیکنڈ سیمسٹر کا پیپر نمبر 4 ہے. پلیز جتنے بھی بچے یا جو بھی ویورز میرے چینل میں اس ویڈیو پر پہلی بار آئے ہیں، تو اس ویڈیو کو اوشیہ دیکھیں اور لائک شیئر ضرور کریں. تھینک یو.